नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस कुमार रवि। ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और इसी चीज़ को लेकर करते हुए आज का जो हमारी क्लास होने वाली है वो ज्योग्राफी की है। और ज्योग्राफी में जो टॉपिक होने वाला है वो फिजिकल ज्योग्राफी में हम आज उसका अध्ययन करेंगे। तो आज की जो क्लास होगी वो हमारी कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट वाली होगी, यानी इसमें कॉन्सेप्ट भी होगा, फैक्ट भी होंगे। यानी ये पीसीएस, आरओ, एआरओ या ऑल वनडे एग्जाम्स की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ये होने वाली है। तो शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा देर समय ना खराब करते हुए। तो शुरू करते हैं हमारा जो टॉपिक। सबसे पहले मैं थोड़ा सा भूगोल विषय के बारे में अगर थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, इसके बारे में बताते हैं। अगर हम भूगोल की बात करते हैं तो इसके जो जनक हैं वो हैं हिकेटियस। हिकेटियस को भूगोल का जनक के रूप में माना जाता है। अगर हम आधुनिक भूगोल के जनक की बात करें, आधुनिक भूगोल के जनक की बात करें तो वो हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो यहां से कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि भूगोल के जनक कौन है या आधुनिक भूगोल के जनक कौन है। तो यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है और पिछले एग्जामों में यहां से क्वेश्चन बने हैं। तो शुरुआत करते हैं कि भूगोल जो एक विषय है यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो जियो, जियो जियो का अर्थ होता है भू या पृथ्वी, और दूसरा जो शब्द है ग्राफोस। ग्राफोस इसका अर्थ होता है किसी भी चीज का वर्णन करना या उसका अध्ययन करना। तो ये संक्षिप्त में एक छोटा सा विवरण या एक अध्ययन भूगोल के बारे में है। तो कुल मिलाकर के अगर इसको अर्थ की बात करें कि इसका मूल अर्थ होगा क्या, भूगोल का मूल अर्थ क्या होगा, तो मूल अर्थ है इसका पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी का अध्ययन करना। तो पूरा का पूरा जो ये विषय होने वाला है हमारा भूगोल, इसमें जो केंद्र बिंदु है वो केंद्र बिंदु पृथ्वी है। यानी मूल रूप से हम भूगोल विषय के अंतर्गत जो भी अध्ययन करते हैं वो हम मूल रूप से पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। चाहे हम पृथ्वी के बाह्य आवरण का अध्ययन करें, चाहे हम इसकी फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, यानी कहने का मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करें, या बाह्य स्थलाकृतियों का अध्ययन करें, करना हमें पृथ्वी का ही अध्ययन है। इसके साथ साथ पृथ्वी हमारा एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसी के साथ साथ इसके जैसे सैद्रस 7 और अन्य ग्रह हैं। कुल मिलाकर के हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। तो जब सौरमंडल की बात आती है तो हम सौरमंडल का भी अध्ययन करते हैं, और सौरमंडल का अध्ययन करते हैं तो उसी के साथ साथ हम ब्रह्मांड का भी अध्ययन करते हैं। क्लियर है बात? तो ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइएगा, कमेंट में मुझे बताना कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताएंगे कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ये हमारा एक संक्षिप्त सा ज्योग्राफी का एक डेमो था। तो शुरू करते हैं क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक पे जो चर्चा करेंगे वो हम भूकंप पर चर्चा करेंगे कि भूकंप होता क्या है, भूकंप क्या होता है। सबसे पहले इस बात पर चर्चा करेंगे, ठीक है। यहां पर मैं बता दूं कि किस किस पॉइंट पर हमें इस पर चर्चा करनी है कि क्या है, क्यों आता है, भूकंप क्यों आता है, इसके कारण क्या है कि भूकंप क्यों आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात, भूकंप का मापन कैसे होता है, मापन पर चर्चा करेंगे कि इसको भूकंप को कैसे मापते हैं, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को कैसे मापा जाता है, उस चीज की चर्चा करेंगे। लास्ट में इसके प्रभाव की चर्चा करेंगे कि भूकंपीय तरंगों का प्रभाव क्या है, ये कितना हानिकारक हो सकता है या कितना हानिकारक नहीं हो सकता है।
नेक्स्ट इसके प्रकार की बात करेंगे कि कितने प्रकार से भूकंप आता है या किन किन जगहों पर भूकंप आता है, इसके वैश्विक वितरण पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। शुरू करते हैं। तो भूकंप के अगर हम मूल अर्थ की बात करें कि ये अर्थ है क्या, भूकंप का मतलब क्या है, जैसे हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये दो शब्दों से मिलकर के बना ये शब्द भू और कंप। भू और कंप, कंप का मतलब होता है कंपन या वाइब्रेशन। क्या है भैया, कंपन या वाइब्रेशन। और भू का अर्थ आप लोग जानते ही हैं कि पृथ्वी होता है, ठीक है। तो पृथ्वी में होने वाला कंपन, पृथ्वी में होने वाले कंपन को ही हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर जो वाइब्रेशन होता है या जो कंपन होता है उसी को हम क्या कह सकते हैं, भूकंप कैसे कह सकते हैं। अच्छा, ये कंपन होता क्यों है, किन कारणों की वजह से ये कंपन होता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसके कारण क्या है, ये कंपन क्यों होता है। तो देखिए, इस बात पर हम चर्चा करते हैं कि भूकंप जो है आता क्यों है, भूकंप आता क्यों है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये तो भूकंप दो तरीके से हमें अपने धरातल पर महसूस होता है, या पृथ्वी की धरातल में जो कंपन होता है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो है प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक तरीके से भूकंप आता है, और दूसरा है मानवीय कारण या कृत्रिम कारण, इसको कह सकते हैं हम मानवीय तरीके से। प्राकृतिक कारण की अगर हम बात करें तो इसमें बिल्कुल भी मानव का कोई हस्तक्षेप भूकंपीय तरंगों को उत्पन्न करने का नहीं होता है। इसमें केवल प्राकृतिक तरंगों के माध्यम से ही या भूकंपीय तरंगों के माध्यम से ही पृथ्वी के धरातल पर कंपन उत्पन्न होता है। तो सब देखते हैं यहाँ पर। तो जो भूकंप आता है, आपने ज्योग्राफी में एक शब्द सुना होगा टेक्टोनिक प्लेट या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की बात करते हैं, ज्योग्राफी में होती है, वो तो नेक्स्ट लेक्चर में होगा ही, लेकिन हम जितना यहाँ पर हो सकता है उसकी इतनी ही चर्चा करेंगे। तो जो टेक्टोनिक प्लेट है या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि जितना भी हमारा संपूर्ण स्थलखंड है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि जो हमारा संपूर्ण स्थल मंडल है वो कुछ मुख्य प्लेटों पर स्थित है, यानी महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट अगर आपस में टकराती हैं तो पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न होता है, या एक दूसरे से अलग हटती हैं तो भी हमें पृथ्वी के धरातल पर कंपन महसूस होता है। तो ये मान लीजिएगा, ये मान लीजिए इंडियन प्लेट है और ये यूरोपियन प्लेट है। कहने का मतलब है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप जिस प्लेट पर टिका है या जिस प्लेट पर स्थित है ये वो वाली प्लेट है, और ये मान लीजिएगा ये यूरोपियन प्लेट है, यूरोप महाद्वीप की प्लेट है। अगर ये प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगी या एक दूसरे की ओर टकराएंगी तो पृथ्वी का या जिस स्थान पर हम लोग रह रहे हैं या कहीं भी किसी भी स्थान पर जहां प्लेटें टकराएंगी या एक दूसरे से अलग होगी तो वहां पर पृथ्वी के धरातल पर कंपन उत्पन्न होगा, और उसी कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट, दूसरा प्राकृतिक कारण क्या हो सकता है, दूसरा प्राकृतिक कारण हो सकता है ज्वालामुखी विस्फोट। दूसरा कारण हो सकता है ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट जब होगा तो भूकंप का आना तय होता है। तो दूसरा कारण ज्वालामुखी विस्फोट, और तीसरा कारण एक और है ध्वंसन की प्रक्रिया जब होती है, दरार की प्रक्रिया जब होती है तो भी भूकंप आता है। मानवीय कारणों में देख लेते हैं कि किस मानवीय कारण के कारण पृथ्वी के धरातल पर कंपन उत्पन्न हो सकता है या पृथ्वी के धरातल पर भूकंप की उत्पत्ति हो सकती है। तो एक तो है परमाणु परीक्षण, जब कोई भी देश अपनी सुरक्षा के लिए या सिक्योरिटी के लिए परमाणु परीक्षण करता है तो भी भूकंप की स्थिति उस स्थान पर बन सकती है। और दूसरा है बम विस्फोट। तो इन स्थितियों के कारण
पृथ्वी पर भूकंप देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो मानवीय कारण हो गया। हमें जो अध्ययन करना है वो इसी का अध्ययन करना है कि ये कैसे आता है, कैसे नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस बात की चर्चा कर ली कि कितने प्रकार से या कितने कारणों से भूकंप की उत्पत्ति होती है। अच्छा, भूकंप की उत्पत्ति होती क्यों है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है। ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा का निष्कासन होता है। और ये जो ऊर्जा का निष्कासन होता है ये तरंगों के रूप में होता है। किस रूप में होता है भैया, ऊर्जा का निष्कासन होता है तो ये निष्कासन तरंगों के रूप में होता है, और इन्हीं तरंगों को भूकंपीय तरंग कहा जाता है। इन्हीं तरंगों को क्या कहा जाएगा, भूकंपीय तरंग कहा जाएगा। और ये तरंगे जिस स्थान से निकलती हैं या उत्पन्न होती हैं तो चारों दिशाओं में फैलती हैं, और चारों दिशाओं में फैल करके पृथ्वी में कंपन उत्पन्न करने का कार्य करती है। तो एक बार हम यहाँ पर एक छोटे से डायग्राम से इस चीज को देख लेते हैं। मान लीजिएगा ये पृथ्वी का क्रस्ट वाला भाग है, यानी जिसे भूपर्पटी कहते हैं। ये वाला हिस्सा जो है ये मेंटल वाला या मध्य भाग है पृथ्वी का। ठीक, और ये कोर है, क्रोड भी इसको कहते हैं, यानी पृथ्वी की सबसे निम्नतम सतह भी इसको बोल सकते हैं, क्रोड। यदि मान लीजिएगा पृथ्वी के किसी हिस्से पर, यहाँ ये स्थान पर अगर भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं तो इसे क्या कहते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस स्थान को कहा जाता है फोकस। क्या कहा जाता है भैया, फोकस। हिंदी में इसको कहते हैं भूकंप मूल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं भूकंप मूल कहते हैं। ठीक, तो यह वह स्थान है, ये कौन सा स्थान है, यह वह स्थान है जहां भूकंपीय तरंगे, जहां तरंगे उत्पन्न होती है, जहां भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है, ये वो स्थान है। कहने का मतलब ये है कि जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, भूकंप मूल कहते हैं या फोकस कहते हैं। ये पॉइंट यहां से एग्जामिनर बार बार पूछता रहता है। अच्छा, जब यहां से तरंगे उत्पन्न होंगी तो सभी दिशाओं में फैलेंगी, ऊपर को भी जाएगी, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। मान लीजिएगा कोई भूकंपीय तरंग ऊपर की ओर जाती है, धरातल की ओर जाती है, तो उस जिस स्थान पर सबसे पहले टकराएगी तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं, तो इस स्थान को कहते हैं हम एपिसेंटर। क्या कहते हैं भाई, एपिसेंटर कहते हैं। यह वो स्थान है, हिंदी में इसको अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप का अधिकेंद्र, इसका भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। तो भूकंप अधिकेंद्र किसे कहते हैं, सुन लो एक बार, एक पॉइंट यहां से भी बन जाता है कि यह वह स्थान है जहां पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है, तो उसे क्या कहते हैं, एपिसेंटर या भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक, क्लियर होगी इतनी बात कि भूकंपीय तरंगे क्या है। अब चर्चा करेंगे। अब हमने यहाँ पर ये बात करी कि वह स्थान जहां पर सबसे पहले भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है उसे फोकस या भूकंप मूल कहा जाता है। भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होने के बाद चारों दिशाओं में फैलती हैं। उसके बाद ये तरंगे जब किसी स्थान पर पहुंचती है, जिस स्थान पर पहुंचती है उस स्थान को कहते हैं भूकंप का अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। तो हम जब से भूकंपीय तरंगों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि भूकंपीय तरंगे क्या है, तरंगे क्या है। तरंगों की चर्चा कर लेते हैं कि भूकंपीय तरंग होती क्या है। तो भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, धरातलीय तरंग, और भूगर्भिक तरंग। ठीक, इसमें
जो आती है प्राइमरी वेव आती है, इसके अंतर्गत प्राइमरी वेव, इसको प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है, प्राथमिक तरंग, और इसे पी से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? पी से। दूसरी है सेकेंडरी वेव, द्वितीयक तरंग, या गौण तरंगे। इसके अंतर्गत जो आती हैं वो आती है एल वेव। एल वेव इसका, इस धरातलीय तरंग है लेकिन इसका एल वेव नाम दिया गया है इसे। तो एल वेव इससे नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसका नामकरण, इस धरातलीय तरंग का नामकरण एडवर्ड लव हव नाम के व्यक्ति ने किया है। इस तरंग का, धरातलीय तरंग का जो नामकरण किया है वो एडवर्ड लव हव व्यक्ति ने किया है। इसी कारण इस तरंग का नाम क्या पड़ा गया, रखा गया, लव तरंग या लव वेव। ठीक है, इतनी बात समझते हैं। तो दो दो तीन तीन चार चार पॉइंट के बारे में जो हमारे एग्जाम के नजरिए से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हीं पॉइंट को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। इसके अलावा और एक्स्ट्रा में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्राइमरी वेव क्या है, सेकेंडरी वेव क्या है, इनका भूकंप या पृथ्वी की सतह पर कंपन उत्पन्न करने में इनका कितना योगदान होता है। और दूसरी बात ये, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन तो करेंगे ही, या भूकंप की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन इन तरंगों के माध्यम से जब हम इन भूकंपीय तरंगों के संचरण की बात करते हैं, इनके गमन की बात करते हैं, तो हमें साथ ही साथ पृथ्वी की आंतरिक स्थिति का भी पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। प्राथमिक तरंग के बारे में डिस्कस करेंगे बहुत। यानी पी वेव। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि ये जो तरंग है यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है, यानी अनुदैर्ध्य तरंग की भांति कार्य करती है, अनुदैर्ध्य तरंग है। दूसरी बात करें, इनकी उत्पत्ति यानी पी तरंग की उत्पत्ति भूकंपीय प्रक्रिया में सबसे पहले होती है, यानी ये जो जनरेट सबसे पहले होती है। ठीक, सबसे पहले इनकी उत्पत्ति होती है। इनकी गति की अगर मैं बात करूं, गति की बात करूं तो गति सर्वाधिक होती है, यानी जो प्राइमरी वेव है, सेकेंडरी वेव है और एल वेव है, इन सब में गति की अगर मैं बात करूं तो गति का क्रम यह है कि सबसे अधिक गति प्राइमरी वेव की होगी, उसके बाद सेकेंडरी की, और सबसे लास्ट में सबसे कम गति जो होती है वो एल वेव की होती है, यानी धरातलीय तरंग की होती है। तो गति तो यहां पर सर्वाधिक होगी। क्लियर है बात? अगर हम बात करें इसके संचरण की या गमन की, जिस माध्यम में ये चलती हैं, तो इनका जो संचरण है वो तीनों माध्यमों में संचरण इनका होता है। कहने का मतलब ये है कि माध्यम से तात्पर्य यहां पर तीनों माध्यमों से मतलब है ठोस, द्रव और गैस। इनका संचरण तीनों माध्यमों में हो सकता है, लेकिन गति सर्वाधिक ठोस माध्यम में होती है। इनकी सर्वाधिक गति जो देखने को मिलती है ये ठोस माध्यम में, या जैसे चट्टान हो या कोई और अन्य ठोस हो तो उसमें इनकी गति सबसे अधिक होती है। प्रभाव की अगर मैं बात करूं, जैसे इनमें गति सबसे तेज होती है, अधिक होती है सबसे, तो तीव्रता इसकी तरंगों की तीव्रता सबसे कम। इन जो ये मैंने पॉइंट डिस्कस किए हैं प्राइमरी वेव के लिए, या प्राइमरी वेव के बारे में अभी तक जितना भी बताया है, तो यहां से क्वेश्चन बने हैं कि प्राथमिक तरंग कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, इनकी उत्पत्ति सबसे पहले होती है, गति कैसी होती है, सबसे कम होती है कि सबसे अधिक होती है, तो यहां से पॉइंट बन जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट चर्चा करते हैं द्वितीयक तरंग की या सेकेंडरी द्वितीयक तरंग या एस वेव जिसे हम कहते हैं। अगर इसकी बात करें, इसकी उत्पत्ति की बात करें, इसके जनरेशन की बात करें कि तो इसकी उत्पत्ति पी के बाद होती है, यानी पी तरंग जब उत्पन्न हो जाती है उसके बाद द्वितीयक तरंग उत्पन्न होती है। ठीक है, क्लियर। गति की बात करें, इनकी गति की, तो गति भी पी से कम होती है, पी से कम होती है, लेकिन यहां पर बता दूं इसकी जो प्रभाव है, हानिकारक प्रभाव है, जो तीव्रता है, वो पी से अधिक होता है। ये बात यहां पर ध्यान देने की है कि उत्पत्ति पी के बाद हो रही है, गति पी तरंग से कम है, लेकिन इसका जो हानिकारक प्रभाव है, जो तीव्रता है, वो पी से अधिक है। अगर हम इसके संचरण की बात करें, इसके गमन की बात करें, इसका संचरण कैसे होता है, तो इसका संचरण केवल ठोस माध्यम में होता है। इसका मतलब यह है कि ये जो है केवल ठोस माध्यम में ही गमन या संचरित हो सकती है। ठीक, एक पॉइंट और बन सकता है यहां, यह जो पी तरंग थी वो अनुदैर्ध्य तरंग थी, लेकिन यह प्रकाश तरंग की भांति, प्रकाश तरंग की भांति अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक, तो ये पॉइंट्स इसके हो सकते हैं, ये देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं एल वेव की। तो इधर ये हो गया, जरा से देख लीजिएगा इधर सामने। तो एल वेव की बात करते हैं, धरातलीय तरंग की बात करते हैं। जैसा कि अभी बताया, इनका नामकरण एल वेव जो रखा गया है वो लवहब, एडवर्ड लवहब व्यक्ति के नाम पर इसका लव वेव नाम पड़ा। इसकी उत्पत्ति की बात अगर करें, तो सबसे बाद में उत्पत्ति होती है और धरातल के निकट होती है। कहाँ होती है भाई? धरातल के निकट होती है। ठीक, उत्पत्ति सबसे सबसे बाद में और धरातल के निकट इनकी उत्पत्ति होती है। अगर हम गति की बात करें, इनकी गति, तो गति P और S दोनों से कम होती है, दोनों से कम होती है। ठीक, लेकिन अगर तीव्रता की बात करें, इसके हानिकारक प्रभाव की बात करें, तो तीव्रता इन दोनों में सबसे अधिक होती है। ठीक, यानी इसकी सबसे ज्यादा हानिकारक होती है, ये कह सकते हैं, क्योंकि इनका प्रभाव धरातल के निकट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति ही धरातल के निकट होती है, तो इसलिए इनका हानिकारक प्रभाव भी धरातल पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये तो बात हुई भूकंपीय तरंगों की, प्राइमरी वेव की, सेकेंडरी वेव की, और क्या बोलते हैं एल वेव या धरातलीय तरंगों की। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि भूकंपीय तरंगों का मापन कैसे होता है। भूकंपीय तरंगों के मापन की बात कर लेते हैं। तो भूकंपीय तरंगों का मापन सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से होता है।
सिस्मोग्राफ यंत्र से होता है, लेकिन तरंगों की, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता का मापन भूकंपीय तरंगों की तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल के माध्यम से होता है। रिक्टर स्केल की खोज के बारे में कई बार पूछा जाता है कि रिक्टर स्केल की खोज किसने की, या भूकंपीय तरंगों का मापन किस यंत्र के द्वारा होता है, सिस्मोग्राफ। और सिस्मोग्राफ में भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो नॉर्मल तो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं कि भूकंपीय तरंगों का मापन किस यंत्र के द्वारा होता है, तो अगर यंत्र पूछा जाए तो सिस्मोग्राफ यंत्र आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को किस में मापते हैं, तो वो रिक्टर स्केल के माध्यम से मापते हैं। ठीक, इसके जो खोज करता है या विकास करता है जिसने इसे बनाया है रिक्टर स्केल को, तो उनका नाम है चार्ल्स रिक्टर। इसीलिए इस पैमाने या इस स्केल का नाम रिक्टर स्केल पड़ा। ठीक है, इसमें जो है यह एक गणितीय पैमाना है, लॉग के आधार पर चलता है, यह लॉग के आधार पर है, गणितीय पैमाना है। ठीक है, और इसमें 0 से 10 तक अंक होते हैं, यानी ये जो पैमाना काम करता है 0 से 10 तक के अंकों के आधार पर काम करता है, गणितीय लॉग के आधार पर चलता है। ठीक, एक और पैमाना है मर्केली स्केल। क्या है भाई? मर्केली स्केल। इसका भी प्रयोग भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो उपयोगी है वो रिक्टर स्केल ही है। इसका जो खोज करता है या विकास करता है वो है जी मर्केली। उन व्यक्ति का नाम क्या है? जी मर्केली। ठीक, एक बात, एक पॉइंट और है कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो भूकंप के अध्ययन को हम क्या कहते हैं भाई? सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को यहां पर लिख देता हूं मैं। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूकंप अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर। और एक ऐसा क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में मिल ही जाएगा कि कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आई होप कि इस प्रकार से ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों ही हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।